हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो दो स्थितियों में हम लोग निकाल चुके थे। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र वाला लास्ट टॉपिक है, यानी किसी भी स्थिति में। उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए हल्के हो जाएंगे। और ये टोटल प्रयास मेरा है कि फर्स्ट चैप्टर यदि आप सही कॉन्सेप्ट के साथ समझ गए तो ये समझिएगा कि आप पूरा फिजिक्स को 12th बेस पे आप समझ गए। फर्स्ट चैप्टर प्रत्येक चैप्टर से रिलेशन रखता है फर्स्ट फिजिक्स में, ये ध्यान रख लीजिएगा। और सेकंड फिजिक्स में भी मॉडर्न फिजिक्स से रिलेशन रखता है। तो अब चलिए इसको स्टार्ट करने से, अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें टर्म आएंगे जिसको कि पहले मैं समझा देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी रहेगी। जैसे इसमें टर्म यूज होगा आपको यहाँ पे फॉर रेडियल पोजीशन, फॉर रेडियल, और इधर लिख देते हैं फॉर टेंजेंशियल, फॉर टेंजेंशियल। ये दोनों क्या है समझ लीजिए। रेडियल के लिए आर यदि हम लोग देते हैं तो इसमें कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। ये अक्षीय मान लीजिए इसको, कैसा स्थिति, अक्षीय स्थिति। एक प्रकार से अक्षीय के बाद ये ऐड होगा एक्स्ट्रा, अक्षीय स्थिति। और टेंजेंशियल का मतलब थीटा यदि लगाएंगे लेफ्ट साइड तो राइट साइड क्या लगेंगे, साइन थीटा। इसको आपको मान लेना है निरक्षीय स्थिति। ये कैसा स्थिति है, निरक्षीय स्थिति। यानी एक निरक्षीय स्थिति के बाद एक्स्ट्रा ये जुड़ जाता है, ये अक्षीय स्थिति के बाद एक्स्ट्रा ये जुड़ जाएगा। रेडियल का मतलब यही होता है और टेंजेंशियल का मतलब यही होता है। जैसे कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र आप लोग क्या जानते हैं, या क्या निकाले थे हम लोग, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p/r³। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p/r³। अब सोचने वाली बात यह है कि लेफ्ट साइड में यदि r लगाएंगे तो राइट साइड में क्या लगाएंगे, cos थीटा। लेफ्ट साइड में क्या लगा दिए, r, तो राइट साइड में क्या लगा देंगे, cos थीटा। इनको आप कमांड रख लीजिए। और चलिए इसमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र क्या पढ़े थे, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p/r³। इसको पुनः मैं लिखता हूँ, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p/r³। लेफ्ट साइड में क्या लगाएंगे, थीटा, तो राइट साइड में क्या लगा देंगे, साइन थीटा। इनको नोट कर लीजिए। और कभी भी पढ़ाई में बोरिंग नहीं होना है। फर्स्ट चैप्टर को बहुत तरीके के साथ पढ़ाना पड़ता है, इसलिए पहला चैप्टर को बिल्कुल डीप चले हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ब्रेन में टेंशन ही नहीं मतलब कि रखना है आप लोगों को। कितने स्टूडेंट होते हैं क्या कि डाउनलोड करके वीडियो को छोड़ देता है, उनसे पढ़ाई छूट गया, उसके बाद कोई विकल्प भी नहीं है उनका। इसलिए जब जो क्लास दिया जाता है उस टाइम मेंटेन कीजिए प्रॉपर क्लास को, डाउनलोड करके नहीं छोड़ना है। देखिए उसको प्रॉपर तरीके से, और प्रत्येक चीज़ को, प्रत्येक क्वांटिटी को मैं बिल्कुल डिराइव कर दिया हूँ। देख लीजिए दोनों को, इनको नोट कीजिए हुआ। चलिए ये लास्ट टॉपिक इसका शुरू करते हैं हम लोग। तीसरा, 3 ही होता है स्थिति, तो 3 थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे, बोर्ड थर्ड नंबर, किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पोजीशन। बस इसमें सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करना है। कैसा लैंग्वेज का? सिंपल लैंग्वेज इसमें प्रयोग करेंगे। सिंपल लैंग्वेज कौन?
मान लेंगे, माना कि किसी विद्युत द्विध्रुव की, माना कि किसी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, माना कि किसी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 है। कितना है? 12 है। इनके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इनको नोट कीजिए, फिगर थोड़ा बड़ा होगा इनका। अब थोड़ा सा समय लेना है कि हम लोगों को कि किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र क्यों पढ़ना पड़ता है। तो 3 स्थिति आप लोगों को, मतलब 2 स्थिति बता चुके हैं, एक अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय, और अभी जो लिखे टॉपिक वो क्या था, किसी भी स्थिति में। तो विद्युत द्विध्रुव, इससे आप बच नहीं सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव में होता क्या है कि एक चार्ज होता है पॉजिटिव, एक चार्ज होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो बता ही दिए। जिस तरह हम लोगों के घरेलू पथ में एक आप पॉजिटिव फेज लेते हैं, बोलते हैं प्लस, और एक अर्थ लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं, माइनस। तो प्लस वाला फेज में पॉजिटिव चार्ज है और माइनस वाला फेज में निगेटिव चार्ज है। अब तो आपको समझ में आ गया। तो दैनिक जीवन में विद्युत द्विध्रुव से आप बच नहीं सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव को पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव अपना अर्थ रखते हैं और विद्युत क्षेत्र भी अपना अर्थ रखते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लीजिए, ये अर्थ रखते हैं। मॉडर्न में तो बिल्कुल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लीजिए। इसलिए हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र को पढ़ते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में तो बता ही दिया गया। एक प्लस फेज लेते हैं जिसको लोग गर्म और ठंडा बोल देते हैं। प्लस को गर्म बोल देते हैं और माइनस वाले को ठंडा बोल देते हैं, और उसका इलेक्ट्रिक बिल आता है हम लोगों को। तो उसमें एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यही रनिंग में होता है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये तीसरा चैप्टर है, इसको बढ़िया से और पढ़ना है, इसको पहले समझ लीजिए। तो आवेश कभी भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार का आवेश यदि समान परिमाण वाला मिल गया तो क्या हो जाता है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या उत्पन्न कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र। और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है सब में क्या होता है, सबका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अब कंडीशन ये है कि विद्युत द्विध्रुव में हम लोग इसके अक्ष पर तो निकाल चुके थे और निरक्षीय में भी निकाल चुके थे, यानी कि इसके अक्ष पर निकाल चुके थे एक्सियल पोजीशन में, और इक्वाटोरियल पोजीशन में भी निकाल लिए थे। अब कंडीशन ये कहता है कि ये विद्युत द्विध्रुव है, हम कहीं भी निकालना है, मुझे कहीं निकल, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है, हमको अमेरिका में निकालना है। अब यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है, हमको बहुत दूर जाके कहीं पे नहीं, यहाँ पे निकालना है या यहाँ पे निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी आर्बिट्रेरी पोजीशन, यानी मनचाहे स्थिति। तो अब तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बुक में फिगर पढ़िएगा तो अनेक टाइप का फिगर है, उस पर मेंशन नहीं करना है। तो अभी आपको एक सेकेंड, समझ लीजिए कि ये आपका है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक डायपोल। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा आप लोगों को, बगल में हॉकर्स है सब्जी का। अब यहाँ पे आप समझ लीजिएगा तो बेटर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये चार्ज है आपका, इधर है -Q, और ये चार्ज क्या है वो आपका, ये चार्ज है +Q। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, 12। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई को अभी क्या माने हैं, ऑलवेज आप लोगों को बता दिया कि 12 मानना है। कोई राइटर स्मॉल a भी माना है, वो नहीं करना है। इसकी लंबाई कितनी है, 12। इसका सेंटर ले लेते हैं हम लोग O। सेंटर क्या ले लेते हैं, O। अब यहाँ से तो ये 12 लंबाई किस में बट जाएगा, LL में बट जाएगा। ये करना जरूरी भी नहीं था लेकिन कर दिए। अब देखिए
इसका सेंटर है O, सेंटर से हम कहीं भी, सपोज कि यहाँ मुझे निकालना है विद्युत क्षेत्र, सेंटर से हमको यहाँ निकालना है, सेंटर से हमको, ये बिंदु है आपका, ये पॉइंट है, सपोज कीजिए P, ये डिस्टेंस मध्य बिंदु से कितनी है, ये स्मॉल r, सपोज कीजिए ये है आपका मध्य बिंदु, ये है, इसको मैं मानना है, तो थोड़ा और इसको बढ़िया कर लेते हैं, ये O, इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग कितना, थीटा। इस P बिंदु पर -q और +q यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या निकलना है, विद्युत क्षेत्र। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या होगी यदि कहीं भी, तो किसी भी स्थिति का मतलब हुआ उसमें अक्षीय स्थिति भी है और निरक्षीय स्थिति भी है। इसको समझने के लिए ये हो क्या सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहीं भी निकालेंगे तो ये रोटेट हो सकता है, इसमें टॉर्क उत्पन्न होगा। ये या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। इसको समझने के लिए यहाँ बिंदु P पर दो स्थिति देखिए, +-q वाला अलग सिचुएशन क्रिएट करेगा और +q वाला अलग सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो आपको ये ध्यान देना है, इस अक्ष पर यदि ये घूम के आ जाएगा तो अक्षीय स्थिति उत्पन्न कर लेगा। तो अक्षीय स्थिति जो उत्पन्न कर लेगा, तो उसके लिए बता दिए, तो इस अक्ष पे ये क्या उत्पन्न कर लेगा, अक्षीय स्थिति। इस अक्ष पर अक्षीय स्थिति उत्पन्न कर लेगा। तो फिगर को समझ लीजिए, फिगर पे ही खेल है इसका। इस अक्ष पर ये कैसा स्थिति, अक्षीय स्थिति उत्पन्न कर लेगा। ऐसे ड्रॉ कर दिए, यानी यदि ये नाच के इस पे चले गया रोटेट होके, तो इस पर अक्षीय स्थिति ये अपना उत्पन्न कर लिया। और ये यदि इतना ऐसे रह गया, नाच के ऐसे रह गया, तो ये निरक्षीय स्थिति उत्पन्न कर लिया। तो अक्षीय स्थिति को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग रेडियल, कुछ देर पहले जो बताए थे। और निरक्षीय स्थिति ऐसा हो जाएगा, ऐसे, इसको बोलते हैं ई थीटा, टेंजेंशियल। अब तो समझ गए। अब इसको हम लोग, एक्चुअली ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। अब हम लोग इसको करते क्या हैं कि 11th वाला सदिश वाला रूल लगा देते हैं। 11th वाला सदिश वाला क्या लगाते हैं, रूल लगा देंगे। 11th में जो सदिश के वेक्टर का रूल पढ़े होंगे आप लोग, ये इसमें रूल लग गया। क्या लग गया, ये लॉ लग गया इसमें। और यहाँ से इसको हम लोग करेंगे क्या, ई मिला देंगे। अब ये हो गया इसका डायगोनल। यदि ये ई थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ई थीटा, और यही है परिणामी तीव्रता ई। ये एंगल आपका है क्या चीज़, अल्फा। इस फिगर को मैं फिर से समझा देता हूँ, समझ लीजिए। थोड़ा सा पहले ड्रॉ कीजिए आप। आप लोग ड्रॉ कर लिए होंगे। ये बिंदु P जो है किसी भी स्थिति में, ये कहाँ है हम लोगों को पता नहीं है, ये विद्युत ध्रुव है, ये तो पता है, -q और +q। ये r दूरी पर बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये चूंकि रोटेट होता है, तो एक बार ये अक्षीय स्थिति उत्पन्न करेगा तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ER। एक बार निरक्षीय स्थिति उत्पन्न करेगा तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ई थीटा। विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ई थीटा। थीटा बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये ई थीटा, ये ई थीटा, तो ये भी ई थीटा। तो ये एक बार जो है अपने गति के कारण एक बार उत्पन्न कर लेगा रेडियल पोजीशन ER, एक बार टेंजेंशियल पोजीशन ई थीटा। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये ई थीटा है, तो ये भी क्या है आपका, ई थीटा है। अब तो समझ में आ गया। तो विद्युत द्रव्य किसी भी स्थिति में, दो स्थिति उत्पन्न, किसी भी स्थिति में इसके गति के कारण एक रेडियल पोजीशन वाला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक टेंजेंशियल पोजीशन वाला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि किसी भी स्थिति में विद्युत ध्रुव के कारण एक अक्षीय स्थिति वाला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक निरक्षीय स्थिति वाला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट ले लेना है। किसी भी स्थिति में विद्युत ध्रुव के कारण एक अक्षीय स्थिति वाला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि है ER, और एक निरक्षीय स्थिति वाला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ई थीटा। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर। ये यदि वेक्टर ई थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ई थीटा। अब तो समझ में आ गया होगा। ये वेक्टर फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर दिए। इसको कोई नामकरण कर दीजिए। इसको मान लेते हैं M, इसको क्या मान लेते हैं N, इसको कुछ मान लीजिए R। फिगर ड्रॉ कर लीजिए।
फिगर आप लोग ड्रॉ कर लिए होंगे। बस अब चल लेंगे, अब तो समझ में आ गया। किसी भी स्थिति में दो स्थिति उत्पन्न हो जाता है, एक अक्षीय और एक निरक्षीय, और परिणामी निकालने के लिए बीच वाला ये जो है आपका ये परिणामी हो जाता है। ये रिजल्टेंट है जो 11th में पढ़े होंगे, परिणामी सदिश। अब देख लीजिए अपना फिगर देखिए, तो इस ट्रायंगल में ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। और सभी वेटर जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम क्या लिखते हैं वो, फिगर। आप जानते हैं कि कर्ण बराबर, ये सभी को पता है, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये सभी को पता है। इस त्रिभुज में देखिए ट्रायंगल में कि कर्ण क्या है, ई है आपका। कर्ण क्या है, कर्ण की जगह ई है, और आधार क्या है आपका ई आर, लंब क्या है ई थीटा। लिखेंगे ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। अब आप लोग को ई आर और ई थीटा पहले निकाल दिए थे। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अभी हम लोग क्या लिखे थे, ई इक्वल्स रूट अंडर ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। ई आर का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, अभी मान पुट कर देंगे। तो ई आर का वैल्यू आप लोग निकाल चुके थे कितना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बट्टे आर क्यू, ये निकाले थे ई आर का वैल्यू, इसका क्या है स्क्वायर प्लस ई थीटा का वैल्यू क्या निकाले थे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बट्टे आर क्यू निकाल लिए। अब इस प्रत्येक टर्म में दो टर्म बना लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू को अलग लिख लेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ओवर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यू, और 2 cos थीटा को अलग लिख लेंगे। इसमें दो टर्म बना लिए, 2 cos थीटा। तब ऐसे करके हम लोग क्या डाल सकते हैं जी, स्क्वायर डाल सकते हैं कि नहीं, यस और नो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू को एक जगह, 2 cos थीटा को एक जगह, चूंकि होल पे स्क्वायर है इसलिए हम लोग क्या डाल दिए, होल पे स्क्वायर। इसमें दो टर्म बना लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू को अलग लिख लिए और 2 cos थीटा को अलग लिख लिए और एक के साथ स्क्वायर डाल दिए, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें भी दो टर्म बनाएंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू को एक जगह और साइन थीटा को अकेले छोड़ देते हैं। साइन थीटा को क्या करेंगे, अकेले छोड़ देंगे। ये पूरे पे स्क्वायर है, वो स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या डालेंगे स्क्वायर। अब तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, समझे कि नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू को एक टर्म, 2 cos थीटा को एक टर्म, ठीक है। होल पे स्क्वायर है तो होल पे स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू को एक जगह, साइन थीटा को बिल्कुल एक जगह। होल पे स्क्वायर है तो इस होल पे स्क्वायर लग गया। अब इसमें दो टर्म आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्क्वायर इस पर भी बैठ जाएगा और इस पर भी बैठ जाएगा, ये स्क्वायर इस पर भी बैठ जाएगा, ये स्क्वायर इस पर भी बैठ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बट्टे आर क्यू का होल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बट्टे आर क्यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके थे। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, ये और ये दोनों में क्या है कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो रूट ओवर क्या क्या चीज कॉमन है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बट्टे आर क्यू का होल स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है। तो क्या बच गया इधर, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कॉमन निकाल लिए, चूंकि ये दोनों में है तो दोनों में है तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया साइन थीटा का होल स्क्वायर।
अब क्या करेंगे हम लोग, ई बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई ई बटे आर क्यू का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग करेंगे क्या कि 2 टर्म बना लेंगे, इस पर भी रूट अकेला डाल देंगे, इस पर भी रूट अकेला डाल देंगे। ये सेपरेशन में रूट डालते हैं, यानी रूट को सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट क्वांटिटी पे। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई बराबर √1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यू का होल स्क्वायर। इसको अलग लिख लेते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नोट कीजिए इनको। यहाँ तक हम लोग लिख चुके थे, यहाँ तक थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम होगा, बगल में कोई ऑटो वगैरह का आवाज़ आ रहा है। अब इसको देखिए, इसको हम सब से आगे कैसे बढ़ेंगे, ई बराबर आप लिख सकते हैं स्क्वायर खत्म तो इनका रूट खत्म, तो ये क्या बच जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यू। बिकॉज स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, यही ना बच जाएगा जी, स्क्वायर खत्म रूट खत्म। यहाँ पे देखिए इनको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 cos स्क्वायर थीटा को कितना लिखेंगे, 4 cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। जानते हैं सभी 4 cos स्क्वायर थीटा को कितना लिखेंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बिकॉज आप यदि 4x लिखते हैं तो 4x को लिख सकते हैं 3x प्लस x, उसी ढंग से 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए, इसमें ब्रैकेट का तो कोई मीनिंग है ही नहीं, तो ब्रैकेट नहीं लिखेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यू रूट अंडर, ये कितना हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसका वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कितना होता है 1, सभी पढ़े होंगे 1, इसका वैल्यू कितना होता है 1, निकल गया जो निकालना था। तो अब नीचे में इसे लिख लेंगे, यही किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। बस सिंपल, ये किसी भी बुक में मिल जाएंगे आपको, इनको नोट कीजिए। अब हम लोग ये तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल लिए, हम लोग अब इसमें डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, यानी अल्फा का वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, अगेन फ्रॉम फिगर, अगेन फ्रॉम फिगर, यानी पुनः चित्र से। तो आप चित्र देखिएगा तो उस ट्रायंगल में tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब क्या था आपका उस अपना फिगर में, ई थीटा बटे, ये लंब था ये आधार था, ई थीटा का मान तो निकाल चुके थे हम लोग। तो tan अल्फा बराबर ई थीटा का वैल्यू क्या निकाले थे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बटे आर क्यू, और ई आर का वैल्यू क्या निकाले थे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटे आर क्यू। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि कटेंगे कौन कौन, तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं आप, tan अल्फा बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बटे
आर क्यू, इस बड़ी लकीर को यदि गुना के रूप में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तो ये उलट जाएगा। तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बट्टे 1 आर क्यू बट्टे 2p कॉस थीटा, यही ना होगा जी। ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, p और p क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बच गया। तो tan अल्फा बराबर आप कितना लिख सकते हैं, हाफ, इस 2 को 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, हाफ साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो tan अल्फा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, हाफ, इसका वैल्यू तो जानते हैं tan थीटा होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर सभी क्या जानते हैं, tan थीटा होता है। ये 9th में ही बहुत पहले पढ़ेंगे आप लोग। ये कितना हो गया, tan थीटा, इनको इनबॉक्स कर लीजिएगा। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हाफ tan थीटा। इक्वेशन कितना हो गया, थर्ड। यही विद्युत क्षेत्र की दिशा का व्यंजक है, यही विद्युत क्षेत्र की दिशा है, यही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। बस इतना ही लिखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मेनी टाइम्स पूछा गया है और इन पे बहुत न्यूमेरिकल होते हैं। चलिए इनको नोट कीजिए। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं आप लोगों को दिखाई देता होगा, इसलिए क्लियर कर देते हैं। tan थीटा ही होगा। स्पष्ट है कि इधर से इधर tan आएगा, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा। जब ये इसको लिख लेंगे, यहाँ अल्फा इधर रख दिया, इधर tan को इधर से इधर लाते हैं, तो tan पे क्या पावर लगा देते हैं, -1। अल्फा को इधर रख लिया, इसको पूरा इधर लिख किया, tan यदि अल्फा केवल इधर रहेगा, tan इधर से इधर आएगा, तो tan पे पावर क्या लग जाएगा, -1 लग जाएगा। नोट कीजिए। आप लोग इनको नोट कर लिए होंगे। जो इस बार 12th के लिए अपियर होंगे उनको थोड़ा फिर मैं मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ। पढ़ाई को आप रेगुलर वे में पढ़िए और एक भी टॉपिक को छोड़िए मत। और जो इस चैनल से जुड़ गए होंगे, तो अब धीरे धीरे क्लास को बता देना चाहता हूँ मैं कि अब धीरे धीरे क्लास को थोड़ा सा और टाइम बढ़ाते जाएंगे क्लास का। जो पहले यही था कि 10 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो, फिर 25 मिनट, 27 मिनट, ऐसे करते गए। तो अब धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। यदि आपका पहला चैप्टर कमांड हो गया, कॉन्सेप्ट आपका सही बैठ गया, और बैठेगा ही, जो रेगुलर वीडियो को देखेगा और रेगुलर पढ़ेगा, जितने टॉपिक है टोटल टॉपिक को सीरियली देखना है और रिवीजन भी करते जाना है साथ साथ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम टाइम में हम लोग रिवीजन करेंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे। तो जितना पढ़ाई हो चुकी है उनको रिवीजन भी करते जाना है, उलट के भी देखना है, और जितना एक बार लिखा था इन प्रैक्टिस भी करते जाना है, रेगुलर उसको देखते रहना है, तब वो कमांड हो जाएगा। और टेस्ट भी लेंगे, उनसे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और न्यूमेरिकल का भी क्लास दिया जाएगा। तो जो भी चीज़ है टोटल चैनल के माध्यम से ही होगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रेगुलर पढ़ना है। पढ़ाई क्या है कि एक प्रैक्टिस है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। जब भी आप प्रैक्टिस छोड़िएगा तो आपको वो चीज़ करने का मन नहीं करेगा, उब जाएगा। और इसमें क्या है, इसको हल्के में भी नहीं लेना है, काफ़ी सीरियस लेना है। और रेगुलर पढ़िएगा तो ये बहुत आसान है फिजिक्स पढ़ना, इसलिए इतना तक बता दिए हैं। और बुक में सभी सर्च कर लीजिएगा, बुक को थ्रू आउट पढ़ना है। आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।